हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में। ईडब्ल्यूएस कोटा का क्या है इतिहास, और आज आई एक न्यूज जो कि ईडब्ल्यूएस के बारे में है। क्या कहा ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में सुप्रीम कोर्ट, क्या उनका फैसला रहा है जो कि आज सभी लोग जानना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा है और किन जस्टिस ने इसको लेकर के क्या क्या बातें कही हैं, वो सब कुछ अपने इस सेशन में जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या है न्यूज लेटेस्ट अपडेट। समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मतलब ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया था, ये इसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में 103 103वां संविधान संशोधन करके इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो इसकी वैलिडिटी पर सवाल उठाए गए थे और पिटिशनर पहुंच गए थे कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला आया है और उस फैसले में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जी हां, कि ईडब्ल्यूएस कोटा बरकरार रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही आगे चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये वैलिड है और इन फ्यूचर वैलिड रहेगा। तो डिस्कशन किन लोगों ने किया, जाते हैं कुछ और डिटेल इसके बारे में समझिएगा। देखिएगा यहां पर, द सुप्रीम कोर्ट ऑन नवंबर 7 नवंबर मतलब आज ही के दिन अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा है ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लाया गया था, ऑफ सोसाइटी, समाज के, अमंग जनरल कैटेगरी बाय अ मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ 3:2। दोस्तों, सामान्य वर्ग के जो भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए इस कोटा को लाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में यह निर्णय दिया कि इस कोटे को यूं ही बरकरार रखा जाएगा, और वो भी 5 जजों की बेंच ने। समझिएगा, 5 जज बेंच, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर जब कभी भी सवाल उठता है तो याद रखिएगा कम से कम 5 जजों की बेंच मिल करके सुनवाई करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां 5 में से 3 ने 3:2 मतलब 3 लोग सहमत थे इसको बरकरार रखने के लिए और 2 लोगों ने अपनी असहमति जताई थी। तो वोटिंग के आधार पर, क्योंकि 3 लोग सहमत थे, तो इस कोटा को बरकरार रखा गया है। समझिएगा कौन कौन जजेस यहां पर थे, समझिएगा। तो 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस यूयू ललित। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मिस्टर यूयू ललित। हालांकि नेक्स्ट का कंफर्मेशन मिल चुका है, डीवाई चंद्रचूड़ जी बनेंगे 9 नवंबर। ठीक है, तो प्रोनाउंस द जजमेंट, इन्होंने ही जजमेंट बताया। व्हाइल जस्टिस दिनेश महेश्वरी, अब देखिएगा वो 5 लोग कौन कौन से हैं। तो लेड बाई मतलब एक कौन हो गए, मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित जी, दूसरा दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी एंड बी पाद्रीवाला हेल्ड दैट the EWS quota does not violate basic structure of the constitution। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, इसको ये EWS कोटा वायलेट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अगेन CJI यूयू ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित एंड जस्टिस रविंद्र भट्ट डिड नॉट कॉन्कर विद द मेजॉरिटी व्यू। मतलब ये जो सहमति है इससे इन्होंने असहमति जताई। तो 3 लोग पक्ष में थे, तो मामला जानते हैं वोटिंग के आधार पर पास हो गया। लेकिन ये 3 लोग हैं, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और बी पाद्रीवाला, जिन्होंने सहमति जताई। जिन्होंने सहमति नहीं जताई वो 2 व्यक्ति हैं, चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और दूसरे हैं रविंद्र भट्ट। समझिएगा इसको। देन व्हाट जजेस सेड एंड देयर ओपिनियन, जजों ने क्या कहा। तो जो इसको लेकर के सहमत थे, क्या बातें उन्होंने कही है जो आपके जानने लायक हैं, समझिएगा। यहां पर जस्टिस दिनेश महेश्वरी सेड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन डज नॉट वायलेट द इक्वालिटी कोड। बात इक्वालिटी कोड की आती है, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी को लेकर के पिटीशन आया था, तो उस पर इन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ये वायलेट नहीं करता है इक्वालिटी कोड को, और वायलेट इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो एक इसेंशियल फीचर है वो क्या था, ब्रीच ऑफ 50% रिजर्वेशन। रिजर्वेशन 50%
से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के भी बात कही गई थी। तो वो भी इन्होंने बताया कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है 10% का ईडब्ल्यूएस को, वो इसको भी वायलेट नहीं करता है। Then does not violate basic structure as the ceiling limited here only for 16(4) and 5। समझिएगा, इन्होंने कहा जो भारत में जातिगत आरक्षण है, जो एससी, एसटी और ओबीसी को मिलता है या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए मिलता है, उसको भी वायलेट नहीं करता है। यहां पर 16(4) और 16(5) के लिए लिमिट को डिसाइड किया गया है। समझिएगा, तो ये जो यहां पर बातें बताई गई थी, इनको वायलेट नहीं करता है, ये इन्होंने अपने जजमेंट में कहा है। He added, reservation on economic basis does not violate the basic structure or constitution of India। ये बात इन्होंने यहां पर कही कि ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, ये संविधान के मूल ढांचे को वायलेट नहीं करता है। ये बात इन्होंने अपने जजमेंट में कही, अपने स्टेटमेंट में कही। देन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने क्या कहा? द कोटा रिक्वायर्स टू बी ट्रीटेड एज अफर्मेटिव एक्शन बाय द पार्लियामेंट। इन्होंने कहा ये जो कोटा दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, इसे अफर्मेटिव एक्शन मतलब एक तरीके से पॉजिटिव एक्शन के रूप में देखना चाहिए संसद का, कि संसद ने कुछ अच्छा काम किया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे वो भी सामान्य वर्ग के, उनको आरक्षण दिया। नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, संविधान का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के लिए सभी समान है, तो इसको भी वायलेट नहीं करता है, क्योंकि इस पर भी सवाल उठाया गया था। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोटेड, संविधान का मूल ढांचा। जस्टिस त्रिवेदी ऑल्सो एडेड, इन्होंने एक बात यहां पर जो कही है उस पर ध्यान देने वाली बात है, जो डिस्कशन को कहीं ना कहीं जन्म देती है, क्योंकि जब बात आती है रिजर्वेशन की, तो कुछ लोग रिजर्वेशन के पक्ष में, ऑब्वियसली जिनको मिल रहा है वो उसको लेना चाहेंगे, लेकिन जिनको नहीं मिलता है वो उनके अगेंस्ट में बात करते हैं। तो यहां पर इन्होंने एक बात कही जिसके कहीं ना कहीं दूर दराज के दृष्टिकोण है, समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने कहा रिजर्वेशन शुड हैव अ डेडलाइन टू इश्योर इन एन एगलिटेरियन सोसाइटी। समझिएगा क्या है इनकी इस बात का मतलब। देखिए, इन्होंने कहा हम रिजर्वेशन क्यों देते हैं, वो जो समाज का एक ऐसा तबका जो कि कमजोर है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए दिया था। अपलिफ्टमेंट का मतलब बाकी सभी के समान लाने के लिए। तो इसकी क्या होनी चाहिए, एक समय सीमा होनी चाहिए। जब ये अपलिफ्टमेंट हो जाए, हमेशा अपलिफ्टमेंट तो नहीं होता रहेगा। समझिएगा, एक वर्ग, एक सोसाइटी यहां पर अगर स्टैंड कर रही है, एक सोसाइटी यहां पर स्टैंड कर रही है, तो अपलिफ्टमेंट के लिए हम यहां तक लाएंगे ना चीजों को। अब यहां तक लाने के बाद अगर इसको खत्म ना किया गया तो चीजें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। वही इन्होंने कहा कि एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए रिजर्वेशन के लिए, उसके बाद उसको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। समझिएगा, जस्टिस बी पारदीवाला ऑल्सो कॉन्कर्ड विद जस्टिस महेश्वरी व्यू। जस्टिस महेश्वरी व्यू के व्यू से जस्टिस पारदीवाला भी सहमत थे। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने भी कहा एफर्ट शुड बी मेड टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस, मतलब ये जो बैकवर्डनेस का कॉज है, इसी को खत्म करने के लिए इस स्टेप को लिया गया था, उठाया गया था। तो ये तो है जजमेंट के बारे में। फिर से एक लाइन में समझ लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का जो 10% का कोटा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक आधार पर दिया गया था, वह बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जजमेंट यही है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या है ईडब्ल्यूएस कोटा और आखिर इस ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। समझिएगा, ऑन 7 जनवरी 2019, 7 जनवरी 2019 को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन, 10% का आरक्षण इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों में, फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस इन द जनरल कैटेगरी, और वो भी ये सामान्य वर्गों के लिए लाया गया था, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी को छोड़कर।
The cabinet decided that this would be over and above the existing 50% reservation for SC, ST and OBC। जो SC, ST एंड OBC का रिजर्वेशन दिया गया है 50% का, कि इनको 50% तक रखना है, इससे एक्स्ट्रा ये रिजर्वेशन दिया गया था, समझिएगा। तो अगेन 7 जनवरी को यूनियन काउंसिल कंफर्म हुई, उसने अप्रूव किया प्लान अप्रूव करते ही 8 जनवरी को इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पर, 103rd अमेंडमेंट। पहले क्या होता है, बिल आता है, बिल जब पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक 2019 लाया गया, कहां पर, लोकसभा में। लोकसभा में पास सेम डे 8 जनवरी को आया, 8 जनवरी को ही पास हो गया। फिर 8 अगेन समझिएगा यहां पर 9 जनवरी, सॉरी ये डेट यहां पर 9 जनवरी है, 9 जनवरी को राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में भी सेम डे पास हो गया। फिर बात आती है 12 जनवरी की। 12 जनवरी को देश के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति जता दी। जब देश के राष्ट्रपति जी सहमति जता देते हैं तो कोई विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अब यहीं से ये अधिनियम बन गया, बिल की जगह एक्ट वर्ड आ गया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन 14 जनवरी 2019 को समझिएगा 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड आर्टिकल्स 15 सब आर्टिकल 6, 16 सब आर्टिकल 6, मतलब 15(6) और 16(6) में ये ऐड किया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू परमिट 10% रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को यहीं से परमिशन मिल गया कि उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब संविधान में संशोधन किया, संशोधन के बाद इन आर्टिकल्स को ऐड किया गया। ठीक है, अब समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी, किसको मिलेगा ये कोटा, सामान्य वर्ग में आने वाले किन व्यक्तियों को यह कोटा प्राप्त होता है। देखिएगा, यू शुड बी अ जनरल कैंडिडेट, सामान्य वर्ग के होने चाहिए, मतलब आप किसी भी प्रायर रिजर्वेशन के पात्र नहीं हो। मतलब SC, ST या OBC जिनको पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है, ये उनके लिए कोटा नहीं है, ये कोटा सामान्य व्यक्तियों के लिए, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए है। योर फैमिलीज ग्रॉस एनुअल इनकम शुड बी बिलो ₹8 लाख। जो फैमिली इनकम है, मतलब पारिवारिक आय जो है, वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं इनकम के, उन सभी से 8 लाख से कम होनी चाहिए। सच एज एग्रीकल्चर, सैलरी, बिजनेस एक्सेट्रा फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर यू अप्लाई फॉर द एग्जाम। जिस एग्जाम के लिए आप जिस फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई कर रहे हो ना, उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम, फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सकल पारिवारिक आय, ठीक है, सकल वार्षिक आय। योर फैमिली शुड नॉट ओन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ साइज 5 एकड़ और मोर। परिवार के पास अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि भूमि है, तो वो कृषि भूमि 5 एकड़ या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Your family should not own agriculture land of size 5 एकड़ और more। 5 एकड़ या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब less than 5 करोड़, 5 मतलब less than 5 एकड़। Your family should not own a residential flat of area 1000 square feet or more। अगर शहर में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास एक घर होगा, तो याद रखिएगा रेजिडेंशियल फ्लैट, अगर बड़े शहरों में है तो फ्लैट या जमीन कितनी होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट और मोर नहीं होनी चाहिए। योर फैमिली शुड नॉट ओन अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज, जो कि नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज हैं, ऑफ एन एरिया 100 स्क्वायर यार्ड्स और मोर। 100 स्क्वायर यार्ड्स मतलब 100 वर्ग गज या इससे अधिक नहीं होना चाहिए प्लॉट। योर फैमिली शुड नॉट ओन अ रेजिडेंशियल प्लॉट अदर देन इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। जो म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा नोटिफाइड एरिया नहीं है, वहां पर क्या है, 200 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, 200 वर्ग गज या इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी हैं। अगर इनमें से जिस एलिजिबिलिटीज के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कोटा मिलेगा, उसके अंतर्गत आप फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन, ठीक है, जो एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस वगैरह भी, वहां भी किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए भी ये कोटा प्राप्त होता है। देन फैमिली में क्या क्या कवर होते हैं समझिएगा। फैमिली, ये जो फैमिली की बात कही गई, इस फैमिली में कौन कौन लोग कवर हैं।
तो फैमिली में एक जो पर्सन ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत फॉर्म भर रहा है, ठीक है, वो कवर्ड है उसमें, वो व्यक्ति जो रिजर्वेशन मांग रहा है, उसके पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स, हिज और हर सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 वर्ष से कम उसकी जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, वो कवर होते हैं। हिज और हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। स्पाउस का मतलब है अगेन पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, एंड चिल्ड्रन उसके बच्चे, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 वर्ष से कम। तो इतने लोग फैमिली में ऐड माने जाएंगे। और फैमिली इसलिए डिफाइन की गई है क्योंकि हम बात फैमिली इनकम की कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, द लैंड और प्रॉपर्टी ऑन्ड बाय द फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस शुड बी क्लब्ड व्हाइल चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो फैमिली इनकम ली जाएगी तो फैमिली के पास अगर डिफरेंट लोकेशंस पर चीजें अवेलेबल हैं तो उन सभी को एक साथ जोड़ करके फैमिली इनकम निकाली जाएगी। तो वही बात लिखी है, शुड बी क्लब्ड, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट लोकेशंस पर है तो उनको जोड़ करके फैमिली इनकम निकाली जाएगी। देन जो एलिजिबिलिटी बताई है 8 लाख या उससे कम, वो या फिर जो एरियाज हैं वो तय किए जाएंगे, ठीक है। अब आगे समझिएगा, अभी क्या रिजर्वेशन सिस्टम है, जो मैं 50% की बात कर रहा था आपसे कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 50% है, तो वो क्या किस तरीके से है देखिएगा। तो अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा रिजर्वेशन दिया जाता है, एससी को दिया जाता है 15% का, एसटी को दिया जाता है 7.5% का, ओबीसी को दिया जाता है 27% का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इनको हटके है, ये तीनों 49.5 में कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये है 10% जो कि इससे हटके है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, दिव्यांग व्यक्ति, उनको भी 4% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये है करंट रिजर्वेशन सिस्टम। और हाँ, स्टेट्स के पास भी पावर्स हैं अपने स्टेट से संबंधित, ठीक है, जो भी अपने स्टेट से संबंधित जो कास्टिज्म है उसको देखने का, और अपने स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट है तो वो डिसाइड कर सकती हैं और रिजर्वेशन दे सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही सेशंस के साथ हम आपके साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।